चलो सो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा. ओके, सो स्टार्ट. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. यस, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था. हाँ, एस नंबर क्या है, 3 है. करेक्ट. सो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इंटरमीडिएट में, बट व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हमने नहीं लिया, डायरेक्टली एस 3 से स्टार्ट किया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने क्या बताया था, वो रूल्स होते हैं ना. प्राजक्ता तिथे नको असं, आज तर गाढ झोप लागेल आज तर मग चेंज. नम्रताच्या इकडे इथनं पण दिसेल. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स होते हैं, जैसे हमें गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है. तो वैसे अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करने, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टोटल कितने स्टैंडर्ड्स है आपको, एस 1 से लेके 29. ओके, बट 2 एस डिलीटेड है, एस 6 एंड एस 8. हाँ, एस 6 में जो कंटेंट था वो एस 10 में डाल दिया, एस 8 में जो कंटेंट था वो एस 26 में डाल दिया है. सो इसलिए, बट उनके नंबर्स चेंज नहीं किए. अगर आप एस की लिस्ट देखोगे तो जब आप एस 6 एंड एस 8 देखोगे तो उसके सामने डिलीटेड ऐसे वर्ड रहते हैं. सो इसलिए नंबरिंग करते वक्त वो 29 तक जाता है, बट हमें सीखने कितने 27. उसमें से हमने स्टार्ट किया है एस 3. सो एस 3 किसको किसको एप्लीकेबल है, तो आपको सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फॉर्म्स पता है. सो कॉरपोरेट मतलब कंपनीज, LLPs. नॉन कॉरपोरेट मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, NPOs. सो एप्लीकेबिलिटी में हमने कॉरपोरेट, नॉन कॉरपोरेट का देखा था. सो जो एस 3 है वो कॉरपोरेट में किसको एप्लीकेबल है, तो कौन सा रूल आपको फॉलो करना है. कंपनीज एक्ट में भी कुछ बताया गया है एंड कुछ हमारी इंस्टीट्यूट ICI भी बोलती है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने ड्राफ्ट किए हैं, ICI. तो ICI ने ही बताया कि ये किसको एप्लीकेबल है, वो किसको एप्लीकेबल है. सो ICI भी एक रूल बताती है एंड दूसरा कंपनीज एक्ट भी. तो आपको किसका सुनना है, हाँ करेक्ट. यस, जब आप डिस्कस करते हो पेरेंट्स के साथ तो आपका ओपिनियन एंड पेरेंट्स का ओपिनियन, तो आइडियली पेरेंट्स का सुनना चाहिए. ओके, आइडियली, बट ठीक है अभी जाने दो. सो कंपनीज एक्ट का सुनना है. सो कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल होगा ना, करेक्ट. फिर बाकी लोगों के लिए जो नॉन कॉरपोरेट है उनको कौन गाइड करेगा, ICI. ओके, सो कंपनीज एक्ट में क्या बताया है, किसको एप्लीकेबल है, टू ऑल कंपनीज. एस 3 इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 4. 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी. ये इन चारों को छोड़ के सबको एप्लीकेबल है कॉरपोरेट में. नॉन कॉरपोरेट में किसको है, लेवल 1 एंटिटीज. ओके, तो ये किसने बताया, ICI ने. ओके, नॉन कॉरपोरेट में बाइफर्केशन कैसे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो सिर्फ लेवल 1 को एप्लीकेबल है, मतलब बड़े लोगों को. एंड कंपनीज में भी बड़े कंपनीज को ही एप्लीकेबल है, इनको नहीं है ना. स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट, इनको एप्लीकेबल नहीं है. इन शॉर्ट कैसे याद रखना है, बड़े लोगों को एप्लीकेबल है. फिर हमने और एक देखा था कि लास्ट ईयर हम बड़े लोग नहीं थे, मतलब हम लेवल 1 एंटिटी नहीं थे या नॉन SMC नहीं थे, मतलब हम SMC थे. SMC का फुल फॉर्म स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज. सो लास्ट ईयर हम स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज थे, SMC छोटे. एंड करंट ईयर में आप लेवल 1 एंटिटी हो गए अगर आप पार्टनरशिप हो तो, एंड आप कंपनी हो तो आप
नॉन एसएमसी हो गए। तो फिर करंट ईयर में आपको AS3 एप्लीकेबल हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिखाना है, वहाँ पर डैश आ जाएगी। ओके, सो आपको कंपनी के केस में पता होगा कि बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये हमने सीखा था। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L होता है। पार्टनरशिप इसमें कंपनी में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट अलग से नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना है क्या कंपनी के केस में? नहीं, क्या बोलना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड तीसरा और एक पिक्चर में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और वो कैसे दिखाना है? सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स दिखाने हैं या प्रीवियस ईयर के भी? प्रीवियस ईयर के, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में। बट एग्जाम के लिए सिर्फ करंट ईयर के, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है वो सिर्फ करंट ईयर का दिया रहता है। ओके, अभी तक का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें प्रीवियस ईयर का भी डेटा दिया है। अगर दिया है तो आपको पता है, आप प्रीवियस ईयर के कॉलम में आप लिख सकते हो इन केस आपके एग्जाम में आया तो, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर का डैश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम आइदर लेवल 2, लेवल 3 थे या एसएमसी थे। अभी उल्टा केस, लास्ट ईयर हम बड़े लोग थे, मतलब लेवल 1 थे या नॉन एसएमसी थे, बट करंट ईयर में हम लेवल 2 में गए या एसएमसी में गए, तो क्या करना है? नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना है। आप करंट ईयर में लेवल 2 एसएमसी बन गए तो इमीडिएटली AS3 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा फिर, बट फिर भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा था AS3 का, हर एक का ऑब्जेक्टिव होता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? CA बनना। वैसे इस AS3 का क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमने देखा था। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग, ओके, कैश या कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया था? हम फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए गए हैं मैगडी में, कैश नहीं है आपके पास, तो आप क्या करते हो? आपके पास जो गोल्ड है वो सेल करोगे क्या? जीपे, फोन पे करते हो ना। सो इक्विवेलेंट टू कैश है वो, करेक्ट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इन है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट नहीं है। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है। आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट है। आपने डिमांड किया, पैसे आ जाते हैं। आपके सेविंग अकाउंट का ATM कार्ड होगा आपके पास, आप ATM में जाके कार्ड स्वाइप करते हो एंड आपको पैसे आ जाते हैं, मतलब आपने डिमांड किया, पैसे आ गए, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो वो कैश इक्विवेलेंट में आता है क्या? यस, कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट में और क्या देखा था? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, शॉर्ट टर्म इधर क्या है? 12 मंथ्स या 3 मंथ्स है। कैश इक्विवेलेंट के लिए 3 मंथ्स है। ओके, so short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and subject to insignificant risk, मतलब बहुत कम रिस्क ना, insignificant risk of change in value. so investment in shares भले ही less than 3 months के लिए है, फिर भी वो कैश इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का क्या प्रॉब्लम है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। फिर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड नहीं है, वो भी कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस चेंज होते रहते हैं ना। सो देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। सो हमें रिस्क कैसी चाहिए? सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। ओके, इसलिए तो मैंने एग्जांपल दिया ना कैश इक्विवेलेंट, कि आप गोल्ड नहीं सेल करते हो, मेरे पास TCS के शेयर्स है, वो लो। फ्रेंच फ्राइज का पेमेंट आप ऐसे करोगे क्या? TCS के शेयर्स नहीं दोगे आप, ठीक है। सो वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, जहाँ पर प्राइस चेंजेस होते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस शीट के मेनली कौन से आइटम्स आते हैं? कैश इन हैंड, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट।
सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में क्या देना है आपको, ब्रेकअप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ब्रेकअप क्या है, 3 लोग है उसमें, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। ये ओपनिंग का भी दिखाना है, क्लोजिंग का भी दिखाना है, कहाँ पर, स्टेटमेंट में या नोट्स टू अकाउंट्स में। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो, रिसीट है तो इनफ्लो, पेमेंट है तो आउटफ्लो। मूवमेंट इन कैश, कैश में ही घूम रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। दूसरी कंसेप्ट है कैश फ्लो, समझा आपको, इनफ्लो रिसीट्स, आउटफ्लो पेमेंट्स, वो कैश फ्लो हुआ। नाउ मूवमेंट इन कैश मतलब उसमें ही हम घूम रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज ना, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब कैश से कैश कहाँ पर मूव हो गई, बैंक बैलेंस में। ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, बैंक से कैश कहाँ पर मूव हो गई, हाथ में आ गई, कैश इन हैंड। या आपने इन्वेस्टमेंट की किसमें, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, उसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो अगेन वो कैश इक्विवेलेंट में ही गया ना, सो वहाँ पर ही घूम रही है। वो इन्वेस्टमेंट आपने सेल करके आपको कैश मिली, फिर से वहाँ पर ही घूम रही है, तो वो है मूवमेंट इन कैश। एंड तीसरा था, हाँ करेक्ट, सो चेंज इन कैश, सो डिक्रीज भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमने देखा था कि हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है USD 10,000, जिसका रुपीज में आ रहा है 4,90,000 यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ ₹49 पर USD। ओके, ये कब का रेट था, प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डॉलर्स, जब आपको डॉलर्स मिले थे उस दिन का ये रेट था 49। ओके, सो हमारा बैंक अकाउंट भारत में ही है, बट वो बैंक अकाउंट आपका रुपीज में नहीं है, किस में है, डॉलर्स में है, बट आपको बुक्स में वो बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा ना, एसेट साइड को, तो वो ऐसे आप डॉलर्स में नहीं दिखा सकते, बाकी सब रुपीज में, ये $1 में, इसको भी रुपीज में दिखाना पड़ेगा। सो जिस दिन आपको रिसीट हुई उस दिन का रेट था 49, इसलिए वो रुपीज में हुआ 4,90,000, बट आपकी बैलेंस शीट कौन से डेट की होती है, लास्ट डेट, सो लास्ट डेट को रेट हो गया 50, सो क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज इज 50 रेट, सो वो 4,90,000 का हो गया, सो 10,000 का जो इंक्रीज है, इट इज नॉट कैश फ्लो, इट इज नॉट मूवमेंट इन कैश, इट इज चेंज इन कैश। सो ऐसे ही अगर 50 जो रेट था ना, वो अगर 47 भी हो सकता है ना, तो फिर वो 4,90,000 से क्या हो जाएगा, 4,70,000, सो 20,000 का डिक्रीज। ओके, सो चेंज इन कैश, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, 3 ही एक्टिविटीज करते हैं बिजनेसमैन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन 3 ही एक्टिविटीज से आपको कैश आइदर आ सकती है या जा सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, एग्जाम्पल परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करना एंड उससे इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड अर्न, इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट मेड इन डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट मेड इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरीज, या यस, पेड, करेक्ट। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अभी तक हम गए नहीं हैं। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए हैं किसी को, लोन्स गिवन टू, तो वो डिपेंड करता है कि किसको लोन दिए हैं। एम्प्लॉयज को लोन दिया है तो ऑपरेटिंग, सब्सिडियरीज को दिया है तो करेक्ट, एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया है तो हाँ, गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो ऑपरेटिंग, loans and advances given in the ordinary course of business for non-financial institutions is investing, and loans and advances given
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज इज इन्वेस्टिंग। ठीक है, हम आगे आने वाला है फिर से, तब करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस का किसको दिया है उसके ऊपर डिपेंड होता है, आगे है वही, हाँ आगे है वही, ABCDE करना है। बट पहले ये देखो, अभी इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग, मतलब जिससे आपको कैश फ्लो जनरेट होता। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंसेस। So issue of shares including equity preference, redemption of preference shares, buyback of shares, buyback किसका होता है? इक्विटी शेयर्स का, एंड रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का। डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन ही होता है, करेक्ट। एंड आपने बैंक से लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो भी फाइनेंसिंग, एंड उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, फाइनेंसिंग। आपने शेयर्स इशू किए तो आप डिविडेंड पे करोगे, फाइनेंस, करेक्ट। सो एक्टिविटीज तो डिवाइड हो गए, ओके। सो हमें अभी प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके मेथड्स है, ओके। सबके लिए एक मेथड कौन सी है? डायरेक्ट, बट ऑपरेटिंग के लिए दो मेथड्स है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। एंड आपको ऑप्शन है क्या कि मैम मुझे डायरेक्ट ही इजी लग रही है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट ही सीखता हूँ? नहीं, मैंने क्या बताया था, मे बी इन द क्वेश्चन दे में आज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट, फिर मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कभी कभी डेटा ही आपको ऐसे दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट मेथड से निकाल ही नहीं सकते, ओके। सो उसके बाद अभी फटाफट बताओ, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर फाइनेंशियल एंड loans and advances given and interest earned on them are investing cash flows for non financial, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का वो रेगुलर बिजनेस नहीं है लोन देना एंड इंटरेस्ट कमाना। ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी किसकी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इसलिए उनका ऑपरेटिंग है। बट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए वो इन्वेस्टिंग है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जनरल, ओके। आपके मतलब एम्प्लॉयज़ ने वगैरह लोन आपको पूछा, एडवांस पूछा तो आपने दिया, या सप्लायर ने पूछा आपने दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। वही बिजनेस नहीं है मेरा, एम्प्लॉयज़ को लोन देना एंड इंटरेस्ट कमाना, ये मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, ये मेरी एक्टिविटी नहीं है। आप इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ है, एक दो एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, इसलिए उन्होंने आपको एडवांस में पूछा या लोन पूछा तो आपने दिया, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया आपने, करेक्ट। उसने डिमांड किया इसलिए आपने दिया ना, ठीक है। तो वो हो गया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो उस केस में क्या होगा, वो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है तो इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग कब, मेरा काम ही ये है लोन देना इंटरेस्ट लेना, लोन देना इंटरेस्ट लेना, ये काम किसका है? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का है। उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी वही काम है, उनका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ही वही है। सो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो ऑपरेटिंग है। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस को इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई आपका एम्प्लॉय है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए आपने एडवांस दिया, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग, करेक्ट। नाउ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, इन्वेस्टिंग फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। सो आपको देखना नहीं है फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। देन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉयज एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, ऑपरेटिंग। किसको लोन दिया है उसके ऊपर डिपेंड है, ओके। आप एम्प्लॉयज़ को लोन देते हो एंड इंटरेस्ट कमाते हो, तो वो एम्प्लॉयज़ क्यों है आपके पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए ना, परचेज सेल होते हैं वहाँ पर, इसलिए एम्प्लॉय लगते हैं। देन एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, मतलब जिनसे आपने परचेज किया है, एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम आर
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइज। सो एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद सप्लायर्स को अगर एडवांसेस दिया है तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। देन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। एंड फॉर फाइनेंशियल भी ऑपरेटिंग ही होगा ना, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स। अभी आपने लोन लिया है, हाँ, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ इंटरेस्ट पेड, सो लोन एंड एडवांस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर फाइनेंसिंग फॉर कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। हमारा हर रोज का काम ये नहीं है लोन लेना एंड इंटरेस्ट पे करना। ओके, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है इसलिए आप लोन ले रहे हो। आप नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो तो आपके लिए वो कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंसिंग, करेक्ट। देन लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट अर्न, इन्वेस्टिंग है। बट लोन्स एंड एडवांस टेकन फ्रॉम सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट पेड, हाँ, फाइनेंसिंग। एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ओके, यहाँ पर देखो फाइनेंसिंग क्यों नहीं, आप कस्टमर से लोन लेंगे क्या, नहीं ना। यू विल टेक लोन आइदर फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। आपके कस्टमर को ही बोल रहे हो अरे ना मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे 1 करोड़ का लोन दो, तो कस्टमर बोलेगा कि मैं तुमसे नहीं खरीद रहा हूँ। कस्टमर से जो लोन लिया, एडवांस लिया है आपने, एंड उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपने एडवांस लिया है मतलब, हाँ करेक्ट, सेल हो चुका है, डिलीवरी बाकी है, आपको एडवांस मिल गया उससे, सो ऑपरेटिंग। एडवांस लिया है आपने कस्टमर से तो कुछ केसेस में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 1 मंथ का इंटरेस्ट भी बहुत होता है। आपको कस्टमर ने 1 करोड़ एडवांस में दिया है 1 मंथ पहले, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि वो आपको एडवांस में नहीं देता तो उस 1 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करके 1 महीने का इंटरेस्ट कमाता ना, तो वो लॉस हुआ है उसका, इसलिए वो आपसे मांगेगा कि कस्टमर ने एडवांस दिया है 1 मंथ, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इट इज ऑपरेटिंग फॉर नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल के लिए तो यही काम है ना उनका, उनके लिए तो वो ऑपरेटिंग। देन इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग, and interest taken as part of inventory cost in accordance with AS 16 are operating. Then investment and dividend earned on them in the ordinary course of business are operating cash flow for financial enterprises. Interest earn करना, dividend earn करना, but it is investing cash flow for non financial enterprises. Correct, underline करते जाओ हाँ, म्हणजे झोप नाही येणार. Investment in subsidiaries and dividends earned on them are investing cash flows for all enterprises. That dividend paid is always financing. Okay, income tax, tax paid on operating income है, अगर operating income पे आप tax पे कर रहे हो तो वो operating cash outflow, inflow outflow आपको समझता है, payment है तो outflow। अभी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, आपने फाउंडेशन के डिबेंचर टॉपिक को ऑप्शन में नहीं रखा है तो आपको पता है TDS क्या होता है। सो यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट इनकम, सो TDS against income are operating cash outflows if concerned incomes are operating income. So TDS on operating income is equal to operating cash outflow.
ओके, सो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला था 10,000 बट मिला 9,000। क्यों? 1,000 क्या कहाँ पर गया? TDS। तो हमारे हाथ में कितना आता है? 9,000 ही आता है। बट हमें दिखाते वक्त कैसे दिखाना है? इंटरेस्ट अर्न 10,000 इनफ्लो एंड TDS ऑन इंटरेस्ट अर्न 1,000 आउटफ्लो। ठीक है? ओके, सो TDS against income are operating cash outflow if the concerned income are operating income, and investing cash outflow if the concerned income is investing income. That example interest earned, अभी जो हमने example लिया, तो interest earned अगर inflow है, investing inflow, तो उसके ऊपर का TDS investing outflow हो गया। ठीक है? सो हमें inflow कितने का हुआ? 10,000 एंड आउटफ्लो TDS का 1,000। ऐसे बाइफरकेट करके आपको 9,000 दिखाना है। डायरेक्टली नेट 9,000 दिखाना है क्या? नहीं। ओके, बट हाथ में डायरेक्टली नेट आने वाला है 9,000। ओके, एंड अगर ऑपरेटिंग नेचर का है, फॉर एग्जाम्पल आप CA बन के कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो आपको क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस। सो कंसल्टेंसी फीस, प्रोफेशनल फीस, उसके ऊपर भी टैक्स होके आपके हाथ में आने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल फीस को TDS एप्लीकेबल है। वो आपको वहाँ पर सीखोगे TDS इनकम टैक्स सब्जेक्ट में। करेक्ट। तो आपके हाथ में जो फी आएगी वो TDS करके ही आने वाली है। तो प्रोफेशनल फीस आपका कौन सा इनकम है? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंस। ऑपरेटिंग इनकम है, वही तो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, कंसल्टेंसी देना एंड फी कमाना। तो आपको अगर 10 लाख प्रोफेशनल फी मिल रही है तो वो क्या हुआ? इन्वेस्टिंग इनफ्लो। एंड 10 लाख पे अगर 10% TDS है तो 1 लाख TDS हुआ, वो हो गया ऑपरेटिंग आउटफ्लो। सो ऑपरेटिंग इनफ्लो 10 लाख, ऑपरेटिंग आउटफ्लो TDS का 1 लाख, हाथ में आ गए 9 लाख। बुक्स में दिखाते वक्त 10 - 1 दिखाना है, एक्चुअली प्रैक्टिकली हाथ में आएंगे डायरेक्टली नेट 9 लाख। वैसे ही TDS अगेंस्ट एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इफ कंसर्न्ड एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो जैसे प्रोफेशनल फी हमें रिसीव हो रही है तो हमारे क्लाइंट के लिए वो प्रोफेशनल फी एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो वो कैसे दिखाएगा उसके बुक्स में? 10 लाख आउटफ्लो एंड 1 लाख इनफ्लो, ऑपरेटिंग। हाँ, एंड इंटरेस्ट अर्नड, जैसे हमने इंटरेस्ट अर्न किया, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर है हम किसी कंपनी के, तो हमारे लिए इंटरेस्ट अर्न क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। अभी उनके लिए वो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है तो वो काम नहीं है उनका डेली का, तो उनके लिए वो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई ना, डिबेंचर्स इशू करना। वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट उन्होंने पे किया 10 लाख एंड उसके ऊपर TDS 1 लाख इनफ्लो, तो वो कौन सा हुआ? फाइनेंसिंग। क्लियर हुआ ये? देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। सो क्लेम क्यों रिसीव हुआ है? लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अगर है तो ऑपरेटिंग है वो। अगर लॉस ऑफ फिक्स एसेट के लिए, फिक्स एसेट जल गया और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो इन्वेस्टिंग है। एंड ये ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। करेक्ट। तो उसका अलग से डिस्क्लोजर है क्या? नाउ रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके कितने मेथड्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। प्रेफरेबल कौन सी है? डायरेक्ट। एग्जाम में कौन सी आएगी? हाँ, एस बॉरोइंग कॉस्ट। ते कुठून आलं आत्ता मध्ये? हां, ओके। बोरोइंग कॉस्ट नाम है उसका। सो डायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं, इजी है। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, उसके बाद कैश परचेसेस आउटफ्लो हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
उसके बाद सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो पी एंड एल को आप इमेजिन कर सकते हो वो सारे एक्सेप्ट नॉन कैश। कौन से है नॉन कैश? डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस, बैड डेट्स, करेक्ट। सो हम बैड डेट्स टू डेटर्स से एंट्री करते हैं, डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स। बट ये एंट्री करने के बाद भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश आइटम्स। सो डायरेक्ट मेथड का स्टेटमेंट आपने फॉर्मेट देखा क्या कल? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन है फॉर द ईयर, क्योंकि पूरे साल का कैश फ्लो है ना। एज ऑन मतलब उस दिन का कैश फ्लो, उस दिन में ही इतना फ्लो नहीं होगा, ये पूरे साल का है। सो फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट। हाँ, सो आपको एज ऑन की आदत है ना, सो अभी एज एट की आदत डाल दो, क्योंकि शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें एज एट है। ओके, सो बैलेंस शीट एज एट, एंड ये फॉर द ईयर एंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेडिंग समझ में आ गया आपको? कॉलम समझे क्या? पर्टिकुलर्स, इनर आउटर, रुपीज वाला। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिक्वेंस कैसे ही ऊपर नीचे चलेगा, या पहले ऊपर ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, फायनान्सिंग। बरंच माहिती आहे की, कुठे शिकलं? ओ, मग तर काय मी उगाचच एवढ्याच लो येते। दोनों CBSE वाले थे क्या? इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन हो। ह्याचे 100 प्रॉब्लेम केले असतील ना मग तुम्ही? हाँ, म्हणजे बुक मध्ये 100 होते। नहीं, आपका डीप में था, CBSE की बेसिक है। इसमें कितने क्वेश्चन है देखो, 3-4 ही है नीचे मॉड्यूल में, एक्सरसाइज में खत्म होता है। आपके बुक में कितने होते थे? हाँ, इतने तो कौन से भी चैप्टर में 20-30 क्वेश्चन है ही नहीं, कौन से भी नहीं। एक भी चैप्टर नहीं है कि जिसमें 20 क्वेश्चन, 30 तो है ही नहीं, 19 तक है। फिर भी कैसे नहीं होते पास नहीं पता मुझे। एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन है सिर्फ, एंड वही रिपीटेड आपके RTP, MTP, पास्ट पेपर वही सब होता है। तरीका होता फेल नहीं में। चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, दैट इज कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम trade receivables, cash received from sale of services. So payment for cash purchases, payment to trade payables, payment of operating expenses, power, rent, electricity, payment for wages and salaries, payment for income tax, and adjustment for extraordinary items. अभी indirect method का starting point क्या था? Net profit as per profit and loss statement. बट वो नेट प्रॉफिट की फिगर डायरेक्टली दिखाएंगे कि आपको मिलेगी क्या? नहीं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, ओपनिंग प्रीवियस ईयर का बैलेंस, वो डिफरेंस निकाल के आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर कुछ P&L एप्रोप्रिएशन के रिवर्स करने हैं इफेक्ट्स। ओके, सो एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। किसने बताया? तू सांगितलं। हाँ, सो एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका नेट प्रॉफिट आ गया P&L को, फिर आपने डिसाइड किया 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड 90% P&L में ही रहेगा। तो जो आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया है उसको क्या बोलोगे आप? एप्रोप्रिएशन। धैर्यशील समझ में आ गया क्या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन का ही नाम है एप्रोप्रिएशन। सो P&L से जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का अगर आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया एज अ डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एप्रोप्रिएशन चल रहा है, तो उसके इफेक्ट्स रिवर्स करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, उसमें से आपने 3 लाख जनरल रिजर्व में डाले, तो 7 लाख कहाँ पे है? P&L में। सो एक्चुअली आपको प्रॉफिट जो P&L का क्लोजिंग आपका 7 लाख दिख रहा है एंड ओपनिंग दिख रहा है
5 लाख। ओके, तो 7 लाख माइनस 5 लाख, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना आपको, तो करंट ईयर का 2 लाख आ गया। ओके, एंड करंट ईयर का क्लोजिंग 7 लाख नहीं दिख सकता क्योंकि ओपनिंग 5 लाख है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट जो P&L से आया है वो 7 लाख था आपका, करेक्ट। ओपनिंग 5 लाख है तो वो 7 लाख ऐड करके 12 लाख दिखता है, ठीक है। सो 12 माइनस 5 7 लाख ऐसे आप लेते हो, बट अभी मैं आपको बोल रही हूं कि ये जो 7 लाख नेट प्रॉफिट हुआ वो डायरेक्टली आप P&L में नहीं डालने वाले हो। 7 लाख में से 1 लाख आप ट्रांसफर करो, याद कितना 3 लाख लिया था ना हमने, हाँ सॉरी यार 10 लाख लिया था एग्जाम्पल, हाँ। तो स्टार्टिंग से मैं एक्सेल में करती हूँ तो समझ में आ जाएगा जल्दी। ओपनिंग का P&L का बैलेंस कितना था, $5 लाख था ना। ओके, अभी करंट ईयर का प्रॉफिट कितना लेना है आपको, 10 लाख। उसमें से हमने 3 लाख आई थिंक जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया था। करेक्ट ना, दिस इज ट्रांसफर टू। ओके, एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखना है क्या, तो मार्क्स भी शॉर्ट मिलते हैं। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, आप बोलोगे मैम वहाँ पे हम भी टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट में लिखते हैं, बट फिर मार्क्स भी शॉर्ट आ जाएंगे। सो आपको पूरा लिखने की आदत चाहिए और वो लिख के ही आपका 3 आवर्स में पेपर होना चाहिए। सो 3 लाख, तो P&L का नेट प्रॉफिट अभी कितना है, 7 लाख। तो ओपनिंग में आप क्या ऐड करोगे, ओपनिंग P&L के बैलेंस में 7 लाख, तो वो हो गया 12 लाख। अभी उन्होंने जो इनडायरेक्ट मेथड आपको दी है, ओके, उसमें उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करनी है आपको, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L लेस ओपनिंग, ओपनिंग कितना है, सो डिफरेंस, बट आपको एक्चुअल में एज पर P&L 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है या 10 लाख का, 10 लाख का। तो जो 3 लाख है वो एप्रोप्रिएशन आपने जनरल रिजर्व को डाला था ना, सो वो 3 लाख क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एड बैक, करेक्ट। एड बैक करना मतलब ही रिवर्स करना, मतलब आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा करंट ईयर का। अभी ये डायरेक्टली करंट ईयर का नेट प्रॉफिट एग्जाम में दिया है क्वेश्चन में, तो इजी है। अगर नहीं दिया है तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर जो फिगर आएगी 7 लाख, वही नेट प्रॉफिट कब होगा, आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया है तो 7 लाख ही आपका प्रॉफिट होगा, बट आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया था 3 लाख आपने कहाँ पर, इसलिए अभी एड बैक किया। सो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आया 10 लाख। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या देखा, रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करो। सो अभी नेट प्रॉफिट जो आया आपको 10 लाख वो आफ्टर टैक्स वाला होगा ना, अभी उसको बिफोर टैक्स में लेके जाना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होता है एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स अलग होता है। प्रोविजन मतलब आपने सिर्फ प्रोविजन की है, कैश का आउटफ्लो हुआ क्या उसमें कुछ नहीं, तो प्रोविजन एड बैक एंड जो एक्चुअल टैक्स पे करोगे वो लेस पेमेंट ऑफ टैक्स इधर नीचे, ठीक है।
एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर कुछ है तो वो ऐड करो. सो ऐसे ऐड करते करते आप आ जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ओके, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के भी इफेक्ट्स आपने क्या किए, रिवर्स कर दिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल बताओ. हाँ, सो लॉस बाय फायर या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो वो P&L के कौन से साइड को जाएगा, क्रेडिट साइड को. तो वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड में था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. तो अभी से माइनस करो क्योंकि हमें सब ऑर्डिनरी चाहिए. अगर वो लॉस बाय फायर है, उस एंटरप्राइज ने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो वो लॉस बाय फायर P&L के डेबिट को जाएगा, मतलब माइनस हुआ है वो, तो ऐड बैक करना पड़ेगा लॉस बाय फायर. ठीक है, रिवर्स जो भी किया है उसका रिवर्स करो. क्रेडिट में था मतलब एडेड था तो लेस करो, डेबिट में था मतलब लेस है तो ऐड बैक करो. प्रॉफिट के केस में करेक्ट. क्या क्या माइनस होगा, हो माइनस करना है. करेक्ट. एंड लॉस बाय फायर है तो ऐड बैक करना है. करेक्ट. सो वो रिवर्स कर दिए इफेक्ट्स हमने. ओके, एंड देन जो प्रॉफिट आएगा दैट इज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. फिर आपको इफेक्ट्स रिवर्स करने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के. नॉन कैश का एग्जाम्पल बताओ. डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस, बैड डेट्स. एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मतलब ही इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. करेक्ट. तो वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कौन से हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग हो गए. तो वो रिसीव्ड वाला P&L के क्रेडिट को रहेगा तो माइनस कर दो. इंटरेस्ट पेड कहाँ पर रहेगा, डेबिट को, मतलब माइनस किया है तो ऐड बैक करो. सो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है. सो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम्स के इफेक्ट्स क्या करने हैं आपको, रिवर्स करने हैं. फिर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे आता है एंड में. ओके, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सीक्वेंस पता है आपको. ऑपरेटिंग से नेट कैश कितनी आई आपको, इन्वेस्टिंग से नेट कैश कितनी आई, फाइनेंसिंग से नेट कैश कितनी आई, ऐसे टोटल नेट कैश कितनी हुई वो आपको ओपनिंग में, अगर इनफ्लो है, नेट कैश इनफ्लो है तो ओपनिंग में ऐड करोगे तो क्लोजिंग आ जाता है कैश. नेट कैश आउटफ्लो है तो ओपनिंग से लेस करोगे तो क्लोजिंग पे आ जाओगे. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुए हैं उसके इफेक्ट्स देने हैं. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है बट यहाँ पर नहीं लेना, तो उसके इफेक्ट्स के चेंजेस देने हैं. एंड देन एक्चुअल जो आपने इनकम टैक्स पे किया है वो पे करना है. एंड देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का डिस्क्लोजर अलग से करना है. तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपके पास है तो यहाँ पर दिखेगा वो फिर से इनफ्लो में. एंड लॉस बाय फायर है तो ब्रैकेट में. तो हमने यहाँ पे उसको इफेक्ट्स क्यों रिवर्स किए, क्योंकि ऊपर हमें सिर्फ ऑर्डिनरी चाहिए था, क्योंकि AS3 ने क्या बोला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का डिस्क्लोजर अलग से देना है सेपरेटली, इसलिए नीचे आपको दिखाना पड़ेगा ये अलग से. देन प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स. सो फिक्स एसेट आपने सेल किए तो दो ही चीज़ें हो सकती है, तीन. प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस है तो अच्छा ही है. सेल ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग. तो वहाँ पर जो भी पैसा आया सेल करके वो इन्वेस्टिंग में डाल दिया आपने. अभी प्रॉफिट अगर आपको हुआ तो वो P&L के कौन से साइड को लिखा रहता है आपने, क्रेडिट. कॉस्ट ऑफ कॉस्ट या WDV मतलब ही बुक वैल्यू. वो 10,000 है
और आपने उसको सेल किया है 15,000 को, तो आपको प्रॉफिट हुआ 5,000। एंड जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना 15,000। सो इसलिए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो इनफ्लो दिखाओगे वो कितने का दिखाओगे, पैसे कितने आए 15,000 का इनफ्लो दिखाओगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू फिक्स एसेट या टू पीपी, अभी नाम चेंज हुआ है पता है ना, टू पीपी अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000। ये जो प्रॉफिट मैंने क्रेडिट किया अभी वो P&L को जाता है क्या, हाँ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मैंने डायरेक्टली P&L क्रेडिट किया। अगर यहाँ पर टू प्रॉफिट आप लिखते हो तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू P&L, मतलब इस एंट्री में प्रॉफिट को क्रेडिट दिया, सेकेंड एंट्री में डेबिट दिया। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने कंबाइंड P&L को क्रेडिट किया। आपको ये एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो P&L को ये प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, ये प्रॉफिट का नेचर ऑपरेटिंग है क्या, तुम्हारा यही बिजनेस है क्या, एसेट लेना सेल करना, इन्वेस्टिंग है ना। हाँ, प्रॉफिट ऑपरेटिंग नहीं है, प्रॉफिट तुम जो इन्वेंट्री है ना तुम्हारी, वो इन्वेंट्री सेल करके जो प्रॉफिट कमाते हो वो प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये प्रॉफिट तुम्हें एसेट सेल करके हुआ है, तुम्हारा वो है क्या ऑब्जेक्टिव, वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है क्या कि मैम मैं एसेट्स लेता हूँ सेल करता हूँ, तो वही तुम्हारा इन्वेंट्री हो जाएगा। जिसमें हम डील करते हैं वो इन्वेंट्री होता है ना। सो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कहाँ पर गया है, P&L के क्रेडिट को, बट इसका नेचर क्या है, इन्वेस्टिंग, तो ये माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट on sale of asset is not operating cash flow, and the entire proceeds of such transaction should be taken as cash inflow from investing। तो entire cash inflow ही लिया ना हमने, entire proceeds हमारे कितने थे 15,000, वो entire proceeds आपने लिए है ना इन्वेस्टिंग में, ओके। बट हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट था जो P&L से आता है। सो P&L से नेट प्रॉफिट आते वक्त क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट हो गया था P&L को, तो वो लेस करना पड़ा वहाँ से 5,000 एंड इन्वेस्टिंग का कैश इनफ्लो 15,000, ओके। अभी नेक्स्ट सिचुएशन का पूरा आप बताने वाले हो। कितने का लॉस है, पैसे कितने आए आपको, सो इन्वेस्टिंग इनफ्लो 2,000 का। सो लॉस ऑन सेल या डायरेक्टली P&L अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट किया तो भी वो P&L सेकेंड एंट्री में P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल जाएगा ना। सो हम डायरेक्टली P&L डेबिट कर रहे, चलेगा ना, टू पीपी अकाउंट। तो अभी ये 8,000 कहाँ पर जाएगा, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, एंड ये लॉस P&L को डेबिट हुआ है, लेस हुआ है तो ऐड बैक करो लॉस, एंड प्रॉफिट ऑन सेल लेस करो क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है क्या डिफिकल्ट, लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस है ना ये, हाँ। सो हम फाउंडेशन में क्या बोलते थे, अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, जैसे क्लास में बोलते थे, हर रोज हम बहुत कुछ बोलते थे। यहाँ पे तो मैं 2 श्लोक ही लेती हूँ, इनको पूछो 5-10 मिनट तो हम चिल्लाने में ही जाते थे क्या क्या। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट is a summary of cash receipts and payments of an enterprise during an accounting period. Any attempt to compile such a summary from cash book is impractical due to the large volume of transactions. Fortunately, it is possible to compile such a summary by comparing financial statements at the beginning and end of accounting period. So वो क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट समरी होती है किसकी, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स की।
So any attempt to compile such a summary from cash book is impracticable due to large volume of transactions. अभी आप बोलोगे मैम इसमें क्या impracticable है, क्योंकि आप कंप्यूटराइज फॉर्म में कर रहे हो. आप इमेजिन करो, ओके, ब्लैक एंड वाइट डेज में जाओ जब कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन कैश बुक बनते थे ना, तब जर्नल लेजर हैंड रिटन था. अब जैसे 11-12 में जो जर्नल लेजर यूज करते थे नोटबुक में, वैसे ही एक्चुअल में होता था ना, बिफोर कंप्यूटर्स. टैली सॉफ्टवेयर नहीं था, तो तब उसकी समरी कंपाइल करना डिफिकल्ट था, ऐसे बोल रहे हैं वो. ओके, क्योंकि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, जो लगता ही नहीं है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने किस में सीखा है? सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट में सीखा है. अभी कैश फ्लो के लिए आपको ये करना पड़ेगा. सो फॉर्चुनेटली वो क्या बोल रहे हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ही बैलेंस शीट एंड P&L एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. क्लियर हुआ ये? ओके, सो एक 10 मिनट का ब्रेक लो एंड देन आगे का कंटिन्यू करते. ओके, नाउ रिपोर्टिंग कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस. सो AS3 फॉरबिड्स मतलब प्रोहिबिट्स, डिसअलाउ नेटिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कौन से एक्टिविटीज के लिए नेटिंग अलाउड नहीं है? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. दस कैश पेड ऑन परचेस ऑफ फिक्स एसेट शुड नॉट बी शोन नेट ऑफ कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. ओके, सो नेट बेसिस पे नहीं दिखाना है. सो एग्जाम्पल देखो, इफ एन एंटरप्राइज पेज ₹50,000 इन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी and realizes 10,000 on disposal of furniture, तो वो अलग अलग दिखाना है. सो परचेस ऑफ मशीनरी 50,000 क्या हुआ? इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो. एंड सेल डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर से जो 10,000 आया वो इनफ्लो. तो ये अलग से दिखाओगे या नेट 40,000? करेक्ट. तो ये रूल समझ में आ गया. तो अभी एक्सेप्शन. So exception to this rule are stated below. So cash flows from the following operating, investing or financing activities may be reported on a net basis. Cash receipts and payments on behalf of customers. Example, cash received and paid by bank against acceptances and repayments of demand deposits. So bank के एंगल से सोचो, बैंक उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है. ओके, तो उनके पास बैंक अकाउंट होल्डर्स है, तो उनका इनफ्लो आउटफ्लो नेट पे अलाउड है. देन कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर आइटम्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, द अमाउंट्स आर लार्ज एंड द मैच्योरिटीज आर शॉर्ट. एग्जाम्पल, परचेस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या काम है? परचेस से. हाँ, करेक्ट. परचेस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब वही. सो उनके लिए नेट करना अलाउड है. कब अलाउड है? इफ द टर्नओवर इज क्विक, द अमाउंट्स आर लार्ज एंड द मैच्योरिटीज आर शॉर्ट. तो ये दो ही एक्सेप्शंस है, अदरवाइज नेटिंग अलाउड नहीं. AS3 permits financial enterprises to report cash flow on a net basis in the following circumstances. Cash flows on acceptance and repayment of FDs with a fixed maturity date. Then cash flows on placement and withdrawal deposits from other financial enterprises. So एक एंटरप्राइज है फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस, उन्होंने दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिपॉजिट रखा है उनके साथ एंड वो विड्रॉ किया, फिर से रखा डिपॉजिट, तो नेट रिसिट का इनफ्लो दिखा सकते हैं वो. एंड कैश फ्लोज ऑन एडवांसेस एंड लोन्स गिवन टू कस्टमर्स एंड रीपेमेंट्स रिसीव देयर ऑफ, वो नेट आप इनफ्लो में या आउटफ्लो में दिखा सकते हो. सो इन किसी के भी ऊपर आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है.
ओके, सो नेट बेसिस जहाँ जहाँ पर अलाउड है उसके क्वेश्चंस नहीं है। सो सारा आपको ग्रॉस ही दिखाना है मतलब, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, कैश फ्लोज फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड एंड पेड should each be disclosed separately. Cash flows arising from interest paid and interest and dividend received in the case of financial enterprises should be classified as cash flow arising from operating activities. Financial enterprises के लिए ये हर रोज का काम है, interest received paid. In case of other enterprises, cash flows arising from interest paid should be classified as cash flow from financing activities, while interest and dividend received should be classified as cash flow from investing activities. Received is investing, paid is financing. Dividends paid should be classified as cash flow from financing activity. Dividend कब पे करोगे? जब शेयर्स इशू करोगे ना, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो हाँ, शेयर कैपिटल क्रिएट होता है, फिर कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग. नाउ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट. एग्जाम्पल, इशू ऑफ बोनस शेयर्स. सो बोनस शेयर्स आप ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो एंड कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए. बोनस शेयर्स मतलब कुछ तो 1:1, मतलब जिसके पास एक शेयर होगा उसको और एक शेयर फ्री में मिलेगा. ओके, सो उस शेयर होल्डर को कंपनी को कुछ पैसा देना है क्या? नहीं. फिर भी उसके पास कितने शेयर्स हो गए? 2. अगर किसी के पास 10 शेयर्स है तो 20 हो गए. ओके, तो कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? शेयर्स तो डबल हो रहे हैं. तो जो जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उससे वो बोनस शेयर्स देते. जनरल रिजर्व किसका है? शेयर होल्डर्स का. सो वो जनरल रिजर्व से इधर आप डिविडेंड दोगे शेयर होल्डर्स को, वो नहीं दिया. जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना ओनर्स को. जैसे आप सोल प्रोपराइटर में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हो, पार्टनरशिप में नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऐड करते हो, वैसे कंपनी के केस में ओनर्स शेयर होल्डर्स है. सो जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया जनरल रिजर्व में, वो किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है. तो वो कौन से फॉर्म में देते हैं? डिविडेंड. डिविडेंड फॉर्म में नहीं दिया तो बोनस, मतलब इनडायरेक्टली उनको ही जा रहा है. सो एंट्री कैसे होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड एंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स किसको है? सीए फाउंडेशन. ओके, आप इधर चैप्टर उधर, आप इंटर में चैप्टर फाउंडेशन में गया. सो इशू ऑफ बोनस शेयर्स में कैश का फ्लो हुआ क्या? नहीं. सो इशू ऑफ बोनस शेयर्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. सच ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज एल्सवेयर in the financial statements in a way that provides all the relevant information about these investing and financing activities. Okay, तो ये issue of bonus shares यहाँ पर नहीं दिखाना है. फिर कहाँ पर दिखाओगे? reserves and surplus balance sheet में. ठीक है. now business purchase. so यहाँ पर आप goods purchase कर रहे हो क्या? पूरा business ही purchase कर रहे हो. ओके, आपने डिसाइड किया कि स्टारबक्स परचेस कर लेते हैं. ओके, तो आपने पूरा स्टारबक्स का बिजनेस परचेस किया, मतलब एक फ्रेंचाइजी नहीं, हाँ, एफसी रोड की, पूरा स्टारबक्स, मतलब आज से आप ओनर. सो बिजनेस परचेस करना मतलब एक फ्रेंचाइजी नहीं. सो द एग्रीगेट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरीज. सब्सिडियरी एक्वायर किया आपने, सब्सिडियरी कंपनी, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप सब्सिडियरी कैसे एक्वायर करते हो? आपको उस सब्सिडियरी के शेयर्स परचेस करने पड़ते हैं मोर देन हाफ, हाँ, मोर देन 50%. तो एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी मतलब आपको कैसे मिली वो सब्सिडियरी, कैसे हो गई वो?
आपने मोर देन 50% शेयर्स उसके परचेज किए, मतलब आउटफ्लो हुआ ना, एंड डिस्पोजल किया मतलब शेयर सेल कर दिए तो इनफ्लो हुआ। तो एग्रीगेट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन, शेयर्स एक्वायर किए किसी कंपनी के मोर देन 50%, तो वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। एंड शेयर्स एक्वायर करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना पड़ा, दैट इज आउटफ्लो। सो आउटफ्लो होगा जब एक्विजिशन होगा, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी के टाइम इनफ्लो होगा। और अदर बिजनेस यूनिट्स का आप एक्विजिशन डिस्पोजल कर रहे हो शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो कौन सा भी सब्सिडियरी आप एक्वायर कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, कौन सा भी अदर बिजनेस यूनिट, ओके, फॉर एग्जाम्पल तापड़िया परचेस करना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, तो वो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा वहाँ पर। सो वो आप कौन से एक्टिविटी के अंडर दिखाओगे, इन्वेस्टिंग। द कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन शुड नॉट बी नेटेड ऑफ। ओके, आपके पास ऑलरेडी कुछ दूसरा था, सिटी समोसा आपके पास था, वो सेल करके तापड़िया परचेस किया आपने, तो वो नेट ऑफ नहीं करना है, ठीक है, सेपरेटली दिखाना है ग्रॉस। एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज इन एग्रीगेट in respect of both acquisition and disposal of subsidiaries or other business units during the period each of the following। क्या क्या दिखाना है, द टोटल परचेस और डिस्पोजल कंसिडरेशन। ओके, स्टारबक्स परचेस करने के लिए करोड़ों में जो आपने पे किए रहेंगे, वो टोटल परचेस कंसिडरेशन आपको दिखाना है, कितना पे किया, एंड द पोर्शन ऑफ द परचेस और डिस्पोजल कंसिडरेशन discharged by mean of cash and cash equivalent। सपोज 1000 crore पे किए आपने, बट वो 1000 crore इज टोटल परचेस कंसिडरेशन, वो दिखाना है। एंड उसके साथ क्या दिखाना है, उसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना पे किया। ओके, द पोर्शन ऑफ द, हाँ, परचेस और डिस्पोजल कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय मीन ऑफ कैश एंड, पूरा 1 करोड़, पूरा 1000 करोड़ का आपने चेक लिख के दिया है तो पूरा, ओके, 100 करोड़ का चेक है, 900 करोड़ के आपके कंपनी के शेयर्स दिए हैं, तो वो नहीं आएगा, वही तो ना, द पोर्शन ऑफ द परचेस कंसिडरेशन विच इज डिस्चार्ज बाय मीन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो अलग से दिखाना है। मतलब मेरा टोटल परचेस कंसिडरेशन था 1000 करोड़, बट उसमें से मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मीन्स यूज करके 100 करोड़ ही, तो यहाँ पर 100 करोड़ ही आएगा क्योंकि 100 करोड़ का चेक दिया है, बाकी 900 करोड़ के हमारे कंपनी के शेयर्स दिए हैं उनको। ठीक है, समझ में आ गया। और पूरा 1000 करोड़ का चेक दिया है तो ऊपर की और ये अमाउंट सेम ही हो जाएगी। ठीक है, सो आपको डिस्क्लोज क्या करना पड़ेगा, अगर कौन सा भी बिजनेस आपने एक्वायर किया या सेल किया तो आपको 1000 करोड़ मिल जाएंगे, तो टोटल डिस्पोजल कंसिडरेशन हो जाएगा ना, क्योंकि आपने डिस्पोजल किया है। जब आप परचेस करते हो तो वो परचेस कंसिडरेशन, जब डिस्पोज करते हो तो वही डिस्पोजल कंसिडरेशन, तो वो 1000 करोड़ है टोटल। आपको पूरा 1000 करोड़ का चेक मिला तो वो नीचे अमाउंट भी वही आएगी। आपको 100 करोड़ का चेक मिल रहा है एंड 900 करोड़ के वो शेयर्स दे रहा है आपको उसके कंपनी के, तो नीचे 100 करोड़ ही आएगा, क्योंकि 900 करोड़ के जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑन बिजनेस परचेज। सो स्टारबक्स लेने के बाद स्टारबक्स के करंट एसेट्स अभी हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे, उसके साथ साथ स्टारबक्स के करंट लायबिलिटीज हाँ आपके करंट, हाँ हमारे करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। ओके, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या देनी है, देखो, बिजनेस परचेस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, हर रोज उठ के आज ये परचेस किया, कल वो परचेस किया, बिजनेस ऐसे नहीं है, करेक्ट। हम शार्क नहीं है ना, शार्क वाले वही करते हैं ना, आज ये लिया, आज पूरे दिन में 10 इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उनके लिए तो वो ऑपरेटिंग ही हो चुका है। ओके,
So business purchase is not operating activity. Thus, while taking the difference between closing and opening current assets and liabilities for the computation of operating cash flows, the closing balance should be reduced by the values of current assets and liabilities taken over. This ensures that the difference reflects the increase or decrease in current assets and liabilities due to operating activities only. ये आप 10 बार पढ़ सकते हो, 2 बार, 3 बार, आपको ये इंटरप्रेट करना है. CA1 के इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि नहीं? तो ये तो सिंपल है, ये तो लॉ भी नहीं है, सेंटेंस है ये. सिर्फ वो 5 लाइन का है, इतना है. 5 भी नहीं, 3, 3.5. यस, आकांक्षा को समझ में आ गया है क्या करना है. While taking the difference between closing and opening current assets. So देखो, हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के इफेक्ट्स दिखाने हैं आपको. ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम हमने देखा था कौन से मेथड में? इनडायरेक्ट. तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस मतलब भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग का डिफरेंस. ओके, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऐसे डायरेक्टली दिखाते हो. इनडायरेक्ट में ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं होता है, आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेटर्स का डिफरेंस लेना पड़ता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स का डिफरेंस लेना पड़ता है. तो वो जो डिफरेंस लेना है, वाइल टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, द क्लोजिंग बैलेंसेस जो है शुड बी रिड्यूस्ड बाय द वैल्यूज ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. क्योंकि जो क्लोजिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज होंगे उसमें स्टारबक्स के भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है, वो लेस करने पड़ेंगे, रिड्यूस. फिर जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है वो आपके हैं, फिर वो आप कंपेयर करोगे ओपनिंग के साथ फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ठीक है, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर समझ में आ जाएगा. सो इनडायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स लेना है क्या? डायरेक्ट मेथड में होता है वो. इनडायरेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा. फिर आपको डिफरेंस से समझेगा कि डेटर्स से कितनी कैश रिसीव हुई है एंड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है. ठीक है, सो वो डिफरेंस निकालते वक्त अगर कोई बिजनेस आपने परचेस किया है तो उसके करंट एसेट्स लायबिलिटीज का क्या करोगे? हाँ, रिड्यूस कर दोगे ना वो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं आए हैं, वो तो आपने स्टारबक्स खरीदा था इसलिए वो आए हैं आपके क्लोजिंग बैलेंस में, इसलिए वो इन्वेस्टिंग वाले हैं. वो रिड्यूस करके जो आएंगे वो ऑपरेटिंग वाले, वो आपके खुद के हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अभी नेक्स्ट बिजनेस परचेस हो गई. हाँ, कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सचेंज गेन एंड लॉस. सो फॉरेन एक्सचेंज में डील करोगे ना. फर्स्ट डे को क्या बताया था मैंने? आपके क्लाइंट्स कौन होने चाहिए? कुवैत, ओके, दुबई, वहाँ के, क्योंकि वहाँ पर दिनार चलता है. ओके, दिनार का रेट आपने देखा था उस दिन, आज का रेट क्या है? यूएस डॉलर का रेट देखो क्या चल रहा है, पाउंड्स का क्या चल रहा है, दिनार का क्या चल रहा है. बऱ्याच वेळात मोबाईल पण बघितला नसेल ना, तेवढाच जरा बघायला मिळेल. दिनार का रेट, डॉलर का 83 चल रहा है एंड 269 दिनार का 104 पाउंड्स का. मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 104 रुपीज.
$1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़ एंड 1 दिनार इज इक्वल टू 269. ओके, सो आपने उसको 100 दिनार का भी फी लगाया तो कितना हो रहा है वो 26,900. 100 दिनार दो सिर्फ तुम मुझे तो 26,900 मिल जाएंगे आपको. ओके, एंड उसमें आप क्या करके दोगे 100 दिनार में 20,000 कैश फ्लो बना के देंगे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्या? हाँ, सो वहाँ का थोड़ा फिर अलग है, टैक्स अलग है ना उधर का, तो वो थोड़ा सीखना पड़ेगा उसके लिए. ओके, वहाँ पे तो टैक्सेस अभी स्टार्ट हुए हैं ना, वहाँ पे नो टैक्स, जीरो टैक्स कंट्रीज थे ना वो सारे, गल्फ कंट्रीज जीरो टैक्स थे, अभी तो वैट आ गया है उधर. ओके, सो एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस देखो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो क्या करना है उसका, पढ़ो क्या करना है. द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट, ये जो वर्ड है ना वो AS 11 में डिफाइड किया है. इसकी डेफिनेशन कौन से AS में है आर्य? मॉनेटरी एसेट्स की डेफिनेशन कौन से AS में है? AS 11. ओके, सो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट्स FCA में बोलते हैं इसको. सो फॉरेन करेंसी मतलब जो रुपीज में नहीं है वो फॉरेन करेंसी में. सो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट्स, सो एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, नॉन करंट करंट नहीं, वो पता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी. सो मॉनेटरी का मतलब है जिसकी अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट रिसीवेबल है, वो फिक्स्ड अमाउंट. सो आपने क्रेडिट सेल्स किए 5,000 के तो कितना रिसीवेबल है आपको 5,000. सो फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है रिसीवेबल कितना है. सो डेटर्स बैलेंस विद बैंक, आपके बैंक में 10 लाख है तो आपको कुछ एस्टिमेट करना है क्या, कितनी अमाउंट है 10 लाख, फिक्स्ड अमाउंट है वो. ओके, सो मॉनेटरी एसेट्स मतलब फिक्स्ड अमाउंट. ओके, सब मनी टर्म्स में, अगर मनी टर्म्स में है तो ही वो रिकॉर्ड हो सकते हैं ना बुक्स में. ओके, एंड नॉन मॉनेटरी मतलब जो फिक्स नहीं है वो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास AC है, आपका एसेट है AC, इससे कितनी अमाउंट आएगी सेल करके, फिक्स नहीं है, कितनी भी आ सकती है वो, इट डिपेंड्स ऑन योर कन्विंसिंग पावर. ओके, सो वो फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स एसेट्स कौन से भी लो, जितने इमेजिन हो रहे हैं आपको, मशीनरी फर्नीचर है, ये वो इंटेंजिबल एसेट्स, सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. ओके, कुछ भी फिक्स नहीं है तो वो कौन से हुए नॉन मॉनेटरी. एंड मॉनेटरी मतलब फिक्स, आपको पता है आपने 5,000 का सेल किया तो मैम फिक्स नहीं है कितना देगा, वो फिक्स है ना 5,000 ही देगा ना, करेक्ट. आगे वो बैड डेट्स हो जाएगा वो अलग बात है, बट अमाउंट फिक्स है ना उससे रिसीवेबल 5,000. ठीक है, सो मॉनेटरी एसेट्स AS 11 की डेफिनेशन मैंने सिखा दी. हाँ, आपको हो गया AS 11 के एक डेफिनेशन इधर. सो मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी एसेट. मॉनेटरी मतलब फिक्स्ड अमाउंट रिसीवेबल, नॉन मॉनेटरी मतलब नॉट फिक्स. अभी यही रिसीवेबल्स डेटर्स आपके कहाँ पर बैठे हैं, कुवैत में, तो वो हो गए फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट, क्योंकि वो आपको किस में अमाउंट देंगे, दिनार में, फॉरेन करेंसी में. सो द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अभी मॉनेटरी एसेट्स जैसे वैसे ही मॉनेटरी लायबिलिटीज क्या होंगे, जो फिक्स है. हाँ, सो बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर्स, वो फिक्स्ड है ना, आपको पता है जितना लिया है आपने उतना ही पे करना है, करेक्ट. आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड by translating them into reporting currency by the rate of exchange transaction date. rate of exchange आज जो आपने देखा 269 दिनार का, 83 डॉलर्स का, 104 पाउंड्स का, तो आज अगर आपने ट्रांजैक्शन की तो आज के डेट का वो रेट हो गया. ओके, सो आज के डेट का जो रेट है वो यूज़ करके आपको उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अभी आगे क्या हो, आगे बैलेंस शीट डेट आ गई. ऑन द बैलेंस शीट डेट दीज आर रीस्टेटेड.
यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द बैलेंस शीट डेट, इसलिए तो वो 4,90,000 का 5 लाख हुआ था, याद है एग्जाम्पल। सो 49 क्या था, $1 इज इक्वल टू ₹49, वो ट्रांजैक्शन डेट का रेट था, एंड बैलेंस शीट के डेट का रेट क्या था, 50, $1 इज इक्वल टू 50, तो वो रीस्टेट करना पड़ता है। तो उससे जो 10,000 का इंक्रीज हुआ वो क्या है, चेंज इन कॅश, करेक्ट। आता ते डायरेक्ट ब्रेकमध्ये उचलले, ओके, त्याच्यावर आता कॉन्सन्ट्रेशन नको करू। येस, नेक्स्ट, द डिफरेंस इन वैल्यूज इज एक्सचेंज गेन और लॉस। एक्सचेंज गेन कब होगा, आपके बैंक अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं जो 4,90,000 के थे, आपने कुछ नहीं किया, ओके, 31 मार्च को वो खुद से ही 5 लाख हो गए ना। खुद से ही कैसे हुए, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो आपको क्या हुआ, गेन 10,000 का, बैठे बैठे क्या करे, गेन हो गया, ओके। और ऐसे ही 49 का अगर बैठे बैठे 45 हो गया तो बैठे बैठे एक्सचेंज लॉस 40,000 का, 49 से कहाँ तक आ गया वो 45 पे। सो ₹4 इंटू $10,000 थे ना बैंक में, तो 40,000 का लॉस, एक्सचेंज लॉस, ओके। तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, द एक्सचेंज गेन्स अँड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। काही प्रॉफिट लॉस झाला की आपलं P&L त्यासाठीच आहे, ओके, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालना है उसको। सो ये गेन और लॉस निकालने के लिए कौन से रेट्स लेने हैं आपको, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। The exchange gains or losses in respect of cash and cash equivalents in foreign currency. Example, balance in foreign currency बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट भारत में ही है, बट आपका बैंक अकाउंट किसमें है, डॉलर्स में है, तो उससे जो ऐसे 490 का 5 लाख हो जाएगा, तो उसका क्या करना है, आर रिकॉग्नाइज बाय द प्रिंसिपल अफॉरसेड एंड दीज बैलेंसेस आर रीस्टेटेड इन द बैलेंस शीट इन द रिपोर्टिंग करेंसी एट द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन बैलेंस शीट डेट। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड को आप क्या दिखाओगे, बैंक बैलेंस दिखाओगे ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड को करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप बैंक बैलेंस 4,90,000 दिखाओगे या 5 लाख, 5 लाख, यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन विच डे, बैलेंस शीट डेट। तो वैसे ही करना है, ऐसे वो बोल रहे हैं। एंड जो 10,000 का गेन हुआ, 4,90,000 का 5 लाख हुआ, वो 10,000 का गेन P&L क्रेडिट, ओके। अभी आगे क्या है, द चेंज इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस आर हाउएवर नॉट कैश फ्लोज, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन कैश। दिस बीइंग सो द नेट इंक्रीजेस or decreases in cash or cash equivalent in the cash flow statements are stated exclusive of exchange gains and losses। मतलब क्या, this being so, ऐसे changes होते हैं, this being so the net increase or decrease in cash or cash equivalent in the cash flow statement are stated exclusive of exchange gain and losses. The resultant difference between cash and cash equivalent as per the cash flow statement and that recognized in the balance sheet is reconciled in the note on cash flow statement. Cash flow statement के notes to accounts में BRS याद है क्या आपको, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपने क्या कंपेयर किया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। यहाँ पर भी बैलेंस आपको रिकंसाइल करना है, बट कौन सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में 5 लाख है, इधर 4,90,000 ही है, क्योंकि 10,000 का कैश फ्लो है ही नहीं, तो आप कितना दिखाओगे, इधर 4,90,000 दिखाओगे। फिर आपके जो नॉन कॉमर्स वाले फ्रेंड्स है, आर्ट साइंस वाले, वो तो बोलेंगे इनका गलत हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक,
कैश फ्लो स्टेटमेंट में 4,90,000 है क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में 5 लाख है। तो आप क्या बताओगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। फिर क्या है वो पूछेगा, फिर आप बोलोगे उसकी कंसल्टेंसी भी है, वो दे दो। फिर मैं बताता हूँ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000, क्योंकि वो सिर्फ आपको ही पता है। AS3 किसने सीखा है, CA ने, BCom वाले को भी नहीं पता। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है उसका रिकंसिलिएशन नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। ओके, बट वो भी जैसे हम एनेक्चर्स वगैरह पढ़ते नहीं है, वैसे वो भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं। रिकंसिलिएशन उन्होंने पढ़ा होता तो उनकी कंसल्टेंसी फी बच जाती उनको खुद से ही समझना ना व्हाई देयर इज डिफरेंस। वो पढ़ते नहीं है, अच्छा है ना हमारे लिए, इसलिए तो हमारे पास, नहीं तो सब डिस्क्लोजर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बंदा खुद से रीड करके इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में सब दिया रहता है, बट नोट्स टू अकाउंट्स देखते ही नहीं है ना हम। ओके, जो पहला AS1 है ना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो तो पूरा ऑप्शन में, मैम ये तो पूरी थ्योरी है, बोरिंग, तो वो करते ही नहीं है स्टूडेंट्स। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में क्या दिखना है कि एसेट्स इतने हैं, ओके ठीक है, लायबिलिटीज इतने हैं, शेयर कैपिटल इतना है, रिजर्व सरप्लस इतना है, ओके। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी या नोट्स टू अकाउंट से ज़्यादा मिलेगी? सो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स TCS का, इन्फोसिस का रीड करोगे तो वो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने हैं ज़्यादा, तो वो बहुत बड़े नोट्स, बहुत नोट्स होते हैं, इसलिए बोर होता है, इसलिए नहीं पढ़ते। फिर हम लगते हैं, बट हमें भी बोर हो रहा है तो फिर हमें नहीं फी मिलेगी। ओके, अभी लास्ट पार्ट डिस्क्लोजर्स का बाकी है, तो वो डिस्क्लोजर्स कल करते हैं। ये मुझे आप फटाफट बताओ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट। एक मिनट है सर। So purchase of machinery, investing. Proceeds from issue of equity share capital, financing. Cash sales, operating. Proceeds from long term borrowings, financing. Borrowings लिए है ना आपने. Checks collected from trade receivables, operating. Cash receipts from trade receivables. Trading commission received, operating. Purchase of investment, investing. Redemption of preference shares, फाइनेंसिंग। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, वो रीपे कर दिए, रीपेमेंट। आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की? फाइनेंसिंग। कैश परचेसेस, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग। कौन सा भी एसेट परचेस किया तो इन्वेस्टिंग होता है वो, तो फिर वो टेंजिबल भी हो सकता है या इनटेंजिबल। आपने इन्वेस्टमेंट की ना, ओके, कल जाके गुडविल परचेस किया आपने, कि फॉर एग्जांपल मुझे स्टारबक्स का सिर्फ लोगो चाहिए, गुडविल चाहिए उसका सिर्फ। ओके, सो ऐसे सिर्फ गुडविल आप नहीं परचेस कर सकते हो। सो हमेशा गुडविल को बिजनेस के साथ ही परचेस करना पड़ता है। ऐसे कैसे होगा कि मैं भी स्टारबक्स लगाता हूँ नाम, तुम भी लगाओ, क्योंकि मैं क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने परचेस किया है ना गुडविल, तो लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे एक्चुअल स्टारबक्स कौन है। सो गुडविल का कैसे होता है, हमेशा बिजनेस के साथ ही गुडविल परचेस किया जाता है। AS26 में है ये गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, AS26। कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग। वेजेस सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एसेट सेल किया ना, पेटेंट इज इंटेंजिबल एसेट जो सेल किया, सो इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. सो ये रेंट रिसीव्ड अगर आपने P&L को क्रेडिट किया है बट वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, सो उसका क्या करोगे, रेंट रिसीव्ड लेस करोगे
ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त, एंड वहाँ से लेस करके कहाँ पर दिखाओगे, इन्वेस्टिंग में दिखाओगे. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग. इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग. डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंसेस, फाइनेंसिंग. अंडर राइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग, ओके. क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर्स को दिया जाता है. अंडर राइटर्स कौन होते हैं? हाँ. सो शेयर्स आपने इशू किए, आपकी कंपनी छोटी है, स्टार्टअप में हो आप, ओके. तो आपके पास अमन गुप्ता जैसे लोग चाहिए, ओके. किसी ने नहीं परचेस किया तो मैं तेरे शेयर्स परचेस करूँगा, ओके. सो अंडर राइटर्स मतलब क्या होता है कि वो एक गारंटी देते हैं कंपनी को कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ली 1000 शेयर्स आपके सेल करके दिखाता हूँ, इशू हो जाएंगे, मैं आपको शेयर होल्डर्स ला के देता हूँ, एंड नहीं किसी ने इन्वेस्ट किया तो मैं करूँगा. तो वो अंडर राइटर होता है, तो उसको कमीशन देना पड़ेगा. सो अंडर राइटिंग कमीशन कब पिक्चर में आता है? जब इशू करोगे शेयर्स, तब. इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, ओके. अमन गुप्ता अंडर राइटर नहीं है, ओके. अमन गुप्ता बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसलिए मैंने बताया कि वहाँ पर वो परचेस करता है ना शेयर्स, एंड देन उसको परसेंटेज मिलते हैं, ठीक है. बट वो अंडर राइटर जैसे काम कर रहा है क्या? नहीं. मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वहाँ पर बोलता है वो कि मैं शेयर होल्डर्स ला के देता हूँ, नहीं मिल गए तो मैं हूँ. हाँ, तो अमन गुप्ता इज नॉट अंडर राइटर. रेंट पेड, ऑपरेटिंग. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग. इट्स अ टेम्पररी लोन. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का अलग अकाउंट होता है आपका बैंक में, या इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट होल्डर्स. हाँ, एंड बैंक लोन लिया है तो अलग अकाउंट होगा. सेविंग अकाउंट अलग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट. वैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं होता है. इट्स अ फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर. कैश क्रेडिट, सीसी. हाँ, वो फाइनेंसिंग है. अरे हाँ, आगे वही है क्या, बट वो अकाउंट होता है सेपरेट. हाँ, सो कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टिंग. हाँ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किए हैं आपने. हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, कैश इक्विवेलेंट. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीट, ऑपरेटिंग. करेक्ट. Illustration 2, X Limited purchased debenture of ₹10 lakhs of Y Limited which are redeemable within 3 months. So how will you show this item as per AS3 while preparing cash flow statement for the year ended on 31st March? डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख. किसके डिबेंचर्स लिए आपने? वाई लिमिटेड के, एंड रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स है. हाँ, सो दैट डिबेंचर अगर इनसिग्निफिकेंट रिस्क है ऑफ चेंज इन वैल्यू तो वो कैश इक्विवेलेंट. एज पर AS3 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक एंड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. If investment of 10 lakh made in debentures is for short term period, then it is an item of cash equivalent. However, if investment of ₹10 lakh made in debentures is for long term period, then as per AS3 it should be shown as cash flow from investing activity. क्योंकि डिबेंचर्स में रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू नहीं होता है. सो उन्होंने बोला है कि शॉर्ट टर्म पीरियड लेस दैन 3 मंथ्स है तो कैश इक्विवेलेंट, मोर दैन 3 मंथ्स है तो कैश फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हाँ, तो वो यही है, मतलब कैश एंड कैश इधर तक ही लिखना है. हाउएवर का आपके नॉलेज के लिए दिया है. ओके, आपको नॉलेज नहीं देना है चेकर को. चेकर सीए है, उसको बताया है. आपको सॉल्यूशन इतना ही लिखना है. ठीक है, अभी ये क्लासीफाई करो एक्टिविटीज. इंटरेस्ट पेड
बाय फायनान्शियल एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी. हाँ, इन्वेस्टिंग है एंड कैश आउटफ्लो है, एंड इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है. हाँ, इंटरेस्ट पेड. देन डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर इन्वेस्टिंग, लॉस ऑफ मशीनरी, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम. ठीक है. सो कल से एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा. कल से मतलब 20 से. ओके, 25 ट्यूसडे. ओके. किसी को कुछ डाउट्स है क्या? ऑनलाईन स्टुडंट्स काही समजलं का? आहात का आधी जागे? येस आहेत.